डॉक्टर सुनील, सुन रहे हो आप? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। मैडम को फोन में भी कुछ प्रॉब्लम है। उनका बेटे का लैपटॉप है, तो थोड़ा हाँ। सा उनको पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो रीस्टार्ट भी नहीं कर पाई उसको। तो अपन शुरू करते हैं, फिर बाद में मैंने कहा है मैडम से कि आप बिना वीडियो के ही आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आ रही है वो तो बेटर है, वो अच्छा। तो बेटर है, बिना वीडियो के कर ले। मुझे भी कई बार ऐसा लग रहा है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, शायद नेटवर्क साथ ना दे, तो बिना वीडियो के करना हाँ पड़े। हाँ हाँ, ऐसा ही कर रही हैं अभी। जी जी। एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं हाँ नहीं तो फिर डॉक्टर। शुरू करेंगे सब। हाँ हाँ, डॉक्टर उषा शायद बिना वीडियो की ज्वाइन कर ले। हम्म। डॉक्टर सुनील, बताओ उन्हें बिना वीडियो की ज्वाइन कर ले। यस सर, यस करा। सर संजीव सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। सर वो कोड तो मिल गया था, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाया था मेरा, वो इसलिए पूछना था। क्या वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था? जी सर। कोई बात नहीं, अभी चलो। प्रोग्राम अटेंड करें। हाँ फिर और ये रजिस्ट्रेशन का लिंक चैट विंडो में है, इस पे आप क्लिक कीजिए। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स है अपनी दीजिए। उसका फायदा ये है कि आइंदा सिर्फ आप एक नंबर, अपने 5 डिजिट नंबर डालेंगे और आगे की कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, डॉक्टर उषा तो ये आ गई है और जुड़ वीडियो गई के है। साथ आ गई है वो। Finally. या फाइनली यू आर विद वीडियो डॉक्टर उषा। Thank you so much for this successful thing, तो mission मुझे लग रहा accomplished. है मैं अपने वेबिनार ग्रुप में डॉक्टर उषा की वीडियो के साथ फोटो डाल दूं ताकि यादगार रहे। चलिए सर शुरू Genuinely, करें। आप रिकॉर्डिंग ऑन कर if लीजिए। it's 5:30, let's do that. हाँ प्रियंका, आप रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए एंड वी विल स्टार्ट। डॉक्टर उषा विल स्टार्ट। जी सर बिल्कुल। एक मिनट। हाँ रिकॉर्डिंग Yeah, थैंक ऑन यू सर। कर लिया Thank सर, you. रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मैंने। Manavat sir will be जी। starting it. Right. कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 101वीं वेबिनार में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और बाल दिवस की शुभकामनाएं। इसके पूर्व कि आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बातचीत करें, मैं अनुरोध करूंगा शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज मेरठ में अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उषा साहनी से, जो स्वयं भी एक कवियत्री और कथाकार हैं। आपकी कविताओं की 3 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, 2 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। शेक्सपियर आपके प्रिय साहित्यकार लेखक हैं, जिन पर आपने अपनी शोध की उपाधि प्राप्त की है। उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। माँ शारदे के श्री चरण। आपका माइक अनम्यूट हो। माइक म्यूट हो गया डॉक्टर उषा, सिर्फ रेड बटन। जी जी ठीक है। माँ शारदे के श्री चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. Welcome to one and all present here. Is the 27th year of Communication Today, a media quarterly bilingual journal, which was initiated by the most renowned media academician, Professor Sanjeev Bhanavat. 3 years back, in 2020, when the entire world was stuck due to COVID-19, he thought of keep moving, come what may. Henceforth, it was his initiation to begin with a webinar series, and we organized the very first webinar on 2nd October 2020. Since then, we have been doing it religiously and had completed 100 webinars of this webinar series
which is under the umbrella of Communication Today, the Media Bilingual Quarterly Journal. 100th webinar we have done on 25th of October 2023. Friends, Communication Today is a media journal by Professor Bhanawat, which has left no stone unturned to bring the insights, intellectual thoughts, and analysis forward not only by students, research scholars, but also the academicians and media practitioners, and also dignitaries from various universities holding the positions of vice chancellors, and so on and so forth. This very journal came up with 10 special issues highlighting the burning topics of contemporary durations. The webinar series has ignited the light of media education more addingly so that anyone from any place, any moment can open the YouTube channel of its and treasure the knowledge extended by all the eminent speakers that have been invited by Professor Sanjeev Bhanawat, touching each and every relevant topic of media education fraternity. The academic associations are always blessing. And after completing 100 webinars of Communication Today's webinar series, we are here with a fresh academic association with Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Applications and Management, affiliated to IP University, New Delhi. In this fresh journey, we have a bigger team. Earlier, we were 3 people, Professor Sanjeev Bhanawat, me, Dr. Usha Sahani, and Prithvi Sengar. But now we are joining hands with a bigger team, including Professor M.N. Hoda, Ayushi Chopra, Dr. Priyanka Singh, and Dr. Pushpendra Sachan. And just now I was talking to Dr. Sunil as well. So probably this team has become a bigger one. And definitely we are wishing and we are looking forward to have vibrant rainbow colors to accomplish this new mission and to go for a longer and stretched journey with all the major topics which will be coming in the contemporary durations in future as well. This 101st webinar on Bal Sahitya Dasha or Disha, it's the first one of this new amalgamation of 2 pillars who are willing to dedicate more to knowledge and technology. And I welcome you all on behalf of Communication Today to this 101st webinar, wherein we'll be getting an opportunity to listen to Professor Divik Rameshji, Sri Rajendra Mohan, and Srimati Alka Jain. Thank you and welcome to all those who are present here. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी इस पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने के लिए। और जैसा कि आप सभी को बताया गया, ये हमारी 1 शतक की यात्रा पूरी होने के बाद आज एक नए रूप में नई यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मुझे मौका मिला भारतीय विद्यापीठ परिसर में जाने का, और वहीं भोजन पे जब बात हो रही थी प्रोफेसर हुडा से, तो एक नया विचार पनपा कि क्यों नहीं साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। प्रोफेसर हुडा ने अपनी स्वयं की, आप आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संपादन कर रहे हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जर्नल है, स्कोपस से मान्यता प्राप्त है। तो जिस प्रकार से उन्होंने आईटी के विषयों को लेकर के, तकनीकी विषयों को लेकर के आप लगभग 125 से अधिक वेबिनार कर चुके हैं, तो वहीं आपने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं इस यात्रा को हम साथ शुरू करें। उसी पृष्ठभूमि में आज हमने ये संकल्प लिया है कि 2 संस्थान मिलकर के, आपका मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट बहुत ही समृद्ध डिपार्टमेंट है, लगभग 19 शिक्षक वहां पर काम कर रहे हैं, और बहुत अधिक, जैसे कहना चाहिए कि उनका जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो ये यात्रा हमने शुरू करने का संकल्प लिया। तो आइए हम अनुरोध करते हैं प्रोफेसर हुडा से, जो वहाँ डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, और अपनी रचनाधर्मिता से, कल्पनाशीलता से उन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूट को एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा जगत के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। प्रोफेसर हुडा से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सभी जो विशिष्ट वक्ता हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके स्वागत के लिए अपनी कुछ बात रखें। प्रोफेसर हुडा। Thank you so much, Professor Bhanawat sir. Valued speakers for today's program, the team from Communication Today, team from Bharati Vidyapeeth, my colleagues,
and participants from all over the country and abroad as well. It's my proud privilege to welcome you all. You have just understood that this is 101st webinar of the media webinar series, which was initiated by none other than by Professor Sanjeev Banawar, who after meeting with him, I consider that is a passionate teacher, researcher, editor, anchor, and above all, a great person. So with this association, Communication Today, which is, of course, you have seen 26 years old bilingual media quarterly journal, which is considered by now as a lighthouse of media professionals, and Bharati Vidyapeeth, which is 60 years old institutions. It was established in 1964 in Maharashtra. We have together brought this mesmerizing evening for all of you on the occasion of Children's Day. My dear friends, when two organizations come together, certainly it will give more benefits, more strength, and we look forward that we come up to the expectations of the participants from all parts of the country and abroad in more proactive way. Dear friends, today is 14th November, and we all know that 14th November is the birth anniversary of our first Prime Minister of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru. And we celebrate this 14th November every year as the Children's Day. So, and the purpose of celebration of Children's Day is to raise awareness about the rights, general rights, education, and welfare of children. When we are talking of welfare of children, we need to take care of their welfare right from their early childhood. That is why we, Communication Today and Bharati Vidyapeeth, together have brought this amazing evening to all of you, and the title of this evening is Bal Sahitya, Dasha and Disha, to which the purpose is again that how to ensure that we in a much better and proactive way should take care of our next generation. If it is not, then probably the time will not forgive us. For this today's evening, we have three very, very valued speakers. Two of them have already joined, and the third will be joining a little late. So I request my team member to welcome Professor Devik Ramesh, former professor of Hindi and Literature, University of Delhi from my own city. Let's welcome him with an e-bouquet. Professor Ramesh Divesh. So may I have e-bouquet for him, please? जी नमस्कार Priyanka, you will have to share. Sharing right is with you only, na? Yeah. So we also have our second. Yeah, we also have our second speaker, Dr. Alka Jain, a young children's writer from Jaipur. Let's welcome her also with the e-bouquet for this particular webinar as a valued speaker. The third speaker of the day, Shri Rajendra Mohan Sharma, is traveling and he will be joining. He is from Pandit Jawaharlal Nehru Bal Sahitya Academy, Jaipur, and we will be welcoming him when he will be joining. Dear friends, we all know कि बाल साहित्य बाल पाठकों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। यह अक्सर एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके पढ़ने की क्षमता को सामने रखकर लिखा गया साहित्य है, और हम सब उस दौर से गुजरे हैं और हमें बहुत सारी वो यादें आज भी ताज़ा हैं। बाल साहित्य के अंतर्गत वह सब कुछ आ सकता है जिससे बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर लिखा गया हो या उसकी कोशिश की गई हो। बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों के उत्साही पाठक बनने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर एकेडमिक और लिटरेरी इंटरेस्ट लाने के लिए जो कोशिश हो रही थी, वो कोशिश शायद अब थोड़ी मध्यम हो गई और खासकर इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, बाल साहित्य में रोचक कहानियां और कविताएं बहुत प्रमुख हुआ करती हैं। हिंदी में बाल साहित्य का एक बड़ा स्रोत पंचतत्व की कथाएं हैं
और मुझे ये खुशी हो रही है आपको कहते हुए कि भारतीय विद्यापीठ पे हमारे टीचर्स ने 3 बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। एक भारतीय न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए, रेडियो मीडियम के लिए रेडियो भारती और प्रिंट मीडियम के लिए भारती टाइम्स। रेडियो भारती में एक सेपरेट सीरीज शुरू हो गई है जो पंचतंत्र की कथाएं वापस से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, बाल गीत कविताओं में हम सब ने पढ़ा और आज भी याद है, महाराणा प्रताप का घोड़ा, झांसी की रानी बच्चों को प्रेरित करती रही अपने आइडल के तौर पे। चंपक, नंदन, चंदा मामा जैसी पत्रिकाओं ने बाल साहित्य की दृष्टि से बालकों को मनोरंजन के साथ सार्थक प्रेरणा व सीख भी प्रदान किया है, जिसे जिसे आने वाले दौर में युग युग तक हम सब याद करेंगे। कुछ ऐसी ही कविताएं मुझे आज भी याद हैं जो हमने बचपने में पढ़ी या हमने बचपने में अपने बड़ों से सुनी। मेरे पिता टीचर थे, जब वो घर आया करते थे, कुछ लाए न लाए, लेकिन एक तो ऐसी कोई किताब जरूर लेकर आया करते थे जो बाल साहित्य की कैटेगरी में हो, और उनकी कोशिश होती थी कि वो किताब मैं उसी दिन खत्म कर लूं पढ़ के और फिर उसको बार बार दोहराता रहूं। तो मुझे एक आज भी प्यासा कौवा वाली कहानी याद है, पता नहीं अब किताब कौन सी थी, लेकिन उसमें कविता ये लिखी थी कि एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाले कंकर पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी हो गई कहानी, होशियार कौवे की हो गई कहानी। इस तरीके की कविताओं से हमारे अंदर एकेडमिक और लिटरेरी इंटरेस्ट जगाया जाता था। शायद वो हम कहीं छोड़ चुके या मिस कर चुके, जिसे हमें वापस जिंदा करना चाहिए। और इसे कौन भूलेगा कि वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी, इस कविता को कैसे हम भूल सकते हैं। ये भी बचपन में पढ़ा हुआ कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बाल साहित्य हमारी जिंदगी में, हमारे इस एज की जिंदगी में अगर बाल साहित्य लेवल पे हमने अच्छा काम किया है तो एक अलग रंग, एक अलग इंटरेस्ट, एक अलग टेम्पटेशन क्रिएट करके रखता है। My dear friends, in this challenging period of digital age, which is full of electronic gadgets and screens, we all have a very big responsibility as a society, for which we all are here again to remind ourselves, to commit ourselves that we need to behave differently in this challenging age of digital world. We can't stop the kids from using gadgets. It has become the necessary evil now. So we have to find out a way as a parents, as a teachers, to ensure कि वो पुरानी चीजें जो कहीं हमसे छूट गई हैं वो कैसे वापस हम जोड़ सकें। If parents turn to book reading, children will also imitate them. Parents should tell stories to their children. They should read modern day literature to their children. Next, of course, we teachers also play an important role in the life of the child. There's no reading beyond the syllabus at schools at this moment, and that is very disappointing. Teachers have the potential to bring all sorts of changes in the life of the children. So why are we hesitating? And particularly at a school level, we're talking. When we are talking of age group of maybe in general it is said that 11 to 14, but I normally claim that Bal Sahitya. I'm a student of computer science, but always remain attached to Sahitya, always remain attached to humanities, always remain attached to literature, because we have been given that interest, that interest was inculcated amongst us by our parents, by our teachers in earlier stages. So that responsibility is now on our shoulders. It is because of the seeds, certainly because of the seeds sown by our teachers and parents, that we still have interest in this. So at this moment, the need of the hour is that we certainly need a diverse collection of books pertaining to the interest of the students in the digital age, which covers the interest of the youth, interest of the kids from the age group of 3 to 18, and in such a way that it must address the queries of the teenagers, allowing them to understand the world with their own eyes. That's the kind of expectation with Bal Divas, with this Children's Day, which we all of us have. Now, the two organizations have come forward, and this program is organized, the kind of the speakers who have been invited. I am sure that these three talks
and to be chaired, anchored, and coordinated by Professor Banawar will be a great of great value addition, great benefit to all of us. And if we commit ourselves, probably we will be in a great benefit by inculcating again these interests amongst our youth. So thank you so much. Over to you, Banawar sir, please. बहुत बहुत धन्यवाद हुड़ा साहब। स्वागत उद्बोधन के साथ साथ आपने विषय का जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया है, मुझे लगता है कि मेरा भार बहुत हल्का हो गया है। आपने इस विषय के मर्म को जिस सारगर्भित रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया, वो आने वाले समय में इसकी पूरी चर्चा की एक तरह से दिशा जो है वो निर्धारित कर देगा। मुझे लगता है कि बच्चे का पहला साक्षात्कार के साथ होता है माँ की लोरी के साथ। वो जो लोरी में उसका जुड़ाव माँ के साथ होता है, तो वो उसके कहीं व्यक्तित्व विकास के साथ, जो आपने कहा कि उसका बौद्धिक विकास, तो मुझे लगता है उसका बौद्धिक या मानसिक विकास, उसकी एक अद्भुत खुराक है बाल साहित्य की विविध विधाएं। निश्चित रूप से चूंकि कविता में तुकबंदी होती है, वो गेय है, इसलिए बच्चा उसको जल्दी लर्न करता है, सीखता है, और उसके साथ वो जीवन की जो अपनी और जो मूल्य हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर हम संस्कारित कर पाते हैं। मुझे लगता है बच्चा जिसे हम राष्ट्र की मुस्कान कहते हैं, बच्चा जिसे हम एक तरह से आने वाले दौर का भविष्य कहते हैं, उसे हम यदि इस राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना चाहते हैं, उसके संस्कार निर्माण की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बाल साहित्य को भी देखना, समझना, परखना होगा। पिछली 2 वेबिनार हमने सीरीज में की हैं। एक बार हमने बाल पत्रकारिता को लेकर किया और एक बार अपने बाल फिल्मों की स्थिति को लेकर के किया। अब की बार हमने विषय लिया है बाल साहित्य, जो और अधिक व्यापक है, और इसमें बाल साहित्य से जो रचना धर्मिता के साथ जुड़े हुए वर्षों से काम कर रहे हैं, उसमें वरिष्ठ से लेकर के युवा जो लेखक हैं, उनको हमने एक तरह से जोड़ा है। किस तरह से बाल साहित्य की ये विधाएं बच्चों के साथ सीधा संवाद करती है, किस तरह से बाल मनोविज्ञान को वो समझती है, क्योंकि जैसा हुड़ा जी ने कहा कि हम जिस डिजिटल दौर में आ गए हैं, उस समय हमारे पास समय नहीं है एज ए पेरेंट कि हम उन्हें कहीं इस प्रकार की साहित्यिक मूल्यों से परिचित कराएं। जब हम स्वयं नहीं पढ़ते हैं, साहित्य से हमारा जुड़ाव धीरे धीरे कम हो गया है, तो हम बच्चों को किस प्रकार से उस तरह का साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो हमारा पूरा आजादी के पहले का दौर था, श्रीधर पाठक, मधुशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, और बाद में हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, न जाने कितने ऐसे नाम ले सकते हैं जिन्होंने इन साहित्यिक विधाओं के माध्यम से बच्चों को इस तरह की कविताएं, कहानियां, उपन्यास आदि पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और तो और भारतेंदु जैसे, जो जिन्हें हम हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का पितामह कहते हैं, बाल दर्पण के प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने 1 सदी से पहले इस तरह की परंपरा शुरू की थी। आपने चंदा मामा, पराग, नंदन आदि पत्रिकाओं के नाम लिए, किस तरह से बाल भारती और बहुत सारे ऐसी पत्रिकाएं हैं। जब ये पत्रिकाएं आती थी तो हम छिपा लेते थे, इसलिए कि पहले हम पढ़ेंगे, दूसरे के हाथ में नहीं पड़ जाए। चंपक जैसी पत्रिकाएं जिनके माध्यम से पंचतंत्र की जो आपने बात कही, वो परंपराएं कहीं जीवित थी। चंदा मामा ने उन पौराणिक आख्यानों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, नंदन हमें उस कल्पना की दुनिया में ले गया, और पराग में वो यथार्थवादी कहानियां। हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन बाल हंस, उन्होंने इस तरह का जो आपने बात की कि अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए, जब हम बहुत छोटे थे तो मुझे याद है आकाशवाणी पे किलकारी कार्यक्रम आता था, उसमें हम लोग हर बुधवार को शाम 6:30 बजे एक बच्चे के रूप में हम वहां उस समय एक तरह से आकाशवाणी के हमारा जो शिक्षण प्रशिक्षण है उस दौर से हुआ। देखिए शब्दों में कितना अपनापन है। किलकारी, आप उन नव दंपतियों से पूछिए जब उनके घर पे पहली बार किसी बच्चे ने किलकारी मारी होगी तो किस तरह की अनुभूतियां होती हैं। तो नाम के साथ भी एक जुड़ाव होता है। फिर बाद में भैया और दीदी जैसे कैरेक्टर आ गए, और बाद में तो हैरी पॉटर और पता नहीं कौन कौन से ऐसे चरित्र आ गए कि हम उन बच्चों की उस मानसिक कल्पना की उड़ान और उसके साथ जो जुड़ाव है उन खतरों को भी महसूस करने लगे। तो एक साहित्यकार के रूप में हम किस तरह के चरित्रों को गढ़ते हैं, किस तरह से बच्चा उन चरित्रों के साथ अपने आप को जोड़ता है। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि साहित्य तो बहुत लिखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
लेकिन किस तरह से वो बच्चों के पास पहुंचे इस डिजिटल दौर में। इधर नई शिक्षा नीति जो डिजिटल लाइब्रेरीज को प्रोत्साहित कर रही है, एक और हम डिजिटल मीडिया के नुकसान और नकारात्मक प्रभावों की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय मोबाइल में प्रवेश कर गए हैं। कल तक मोबाइल प्रतिबंधित थे, अब बिना मोबाइल के हम स्कूल या यूनिवर्सिटीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे दौर में किस तरह से उस छपे हुए शब्द की खुशबू का एहसास कराएं उन बच्चों को, और जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें वास्तव में बच्चों के लायक कितना है, क्योंकि बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है। चाहे बड़ा लिखे चाहे छोटा, बच्चों की उस मानसिकता को समझने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं बच्चा होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उन सारे मुद्दों पर विचार करने के लिए आज हमने ये प्रयास किया है। शायद माइक जो है वो ऑन है, हाँ। तो हमने प्रयास किया कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो निरंतर इसमें लिख रहे हैं, उनके साथ बैठ करके हम एक टटोलने की कोशिश करें कि किस तरह से ये प्रयास किया जा रहा है। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर दिविक रमेश जी को, जिनका मूल नाम है प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा, लेकिन दिविक रमेश नाम से ये देश दुनिया के अंदर इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। प्रोफेसर दिविक रमेश के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। अनुवादक हैं, निबंध लेखक हैं, ऑथर हैं और बाल साहित्य की विभिन्न विधाओं में निरंतर लिख रहे हैं। दिल्ली के किरारी गांव में आपका जन्म हुआ और एक प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वहीं आपने लंबे समय तक अध्यापन का कार्य भी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एक प्रमुख कॉलेज मोतीलाल नेहरू कॉलेज के प्राचार्य पद के रूप में आपने एक प्रशासक के रूप में, शैक्षिक प्रशासक और शिक्षाविद के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया है और आपकी विभिन्न विधाओं पर केंद्रित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लगभग 14 काव्य संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं, एक नाटक खंड खंड अग्नि, 8 आपकी पुस्तकें शोध और आलोचना से जुड़ी हुई हैं और 94 से 97 1994 से लेकर 1997 तक आपने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया में आपने हिंदी के अध्ययन अध्यापन के लिए आपने काम किया और आपने अनेक पुस्तकें संपादित की हैं, जिसमें विभिन्न दशकों की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं कुछ उन पर भी केंद्रित हैं। लोक कथाओं के संकलन की दिशा में आपने काम किया और आपने जो लेखन कार्य किया है, जो साहित्य सृजन किया है, वो भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुदित हो चुका है। और स्वयं प्रोफेसर दिविक रमेश ने विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किए हैं, विशेषकर कोरियन, रशियन, इंग्लिश, बुल्गारियन और चाइनीज, इन भाषाओं में भी आपने साहित्यिक कृतियों का अनुवाद किया है विदेशी भाषाओं से। तो जहां आपकी रचनाओं का भारतीय भाषाओं सहित कुछ प्रमुख विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वहीं आपने भी इस तरह का अनुवाद किया है। और आपका जो कोरियन कविताओं का एक अनुवाद है वो नेशनल बुक ट्रस्ट उसने भी इनको प्रकाशित किया है। और आपने दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की है, जिनमें प्रमुख है कोरिया, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, मॉस्को, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, अबू धाबी और पोर्ट ऑफ स्पेन इत्यादि। तो एक प्रकार से आपने इन सारे साहित्यिक प्रवृत्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा और महसूस किया है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है, जिनमें 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अतिरिक्त सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। संयोग से आज हम नेहरू जयंती के अवसर पर बाल दिवस मना रहे हैं, तो उसी महामना आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू के नाम से जो ये पुरस्कार शुरू किया गया, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, उससे भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी एकेडमी अवार्ड वो आपको 2 बार मिल चुका है। गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, प्रकाश वीर शास्त्री सम्मान, हिंदी एकेडमी साहित्यकार सम्मान, एनसीईआरटी का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है चिल्ड्रंस अवार्ड, उससे भी आपको सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार है, बहुत लंबी सूची है। तो कहने का मतलब यही है कि आपने साहित्य सृजन के विविध क्षेत्रों में जो काम किया है, हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है इतना लंबा, लगभग 6-7 दशक से आप लगातार सृजन का काम कर रहे हैं, आपने इतना पढ़ा है, साहित्य को एक तरह से आपने गंभीर अध्येता के रूप में देखा, समझा है। आपने सेक्रेटरी हैं आप इंडो रशियन लिटरेरी क्लब के, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो
वो जो आपका अनुभव है बाल साहित्य के संदर्भ में, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ वो साझा करें कि आज के दौर में आप क्या महसूस करते हैं युवा पीढ़ी को इन सारी चीज़ों से, प्रवृत्तियों से अवगत कराने के लिए। प्रोफेसर देविक रमेश जी, बहुत ही आभारी हूं मैं आपका, इतना कुछ आपने मेरे बारे में बोल दिया, विशेष रूप से कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ का भी, जो कि आयोजक हैं। इससे पूर्व प्रोफेसर हुडा जी को सुनने का अवसर मिला। आपने भी बाल साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ है। यहाँ उपस्थित सभी जो भी हैं, उषा साहनी जी, आयुषी चोपड़ा, प्रियंका सिंह, पुष्पेंद्र जी, पृथ्वी जी, देवांशु जी और दयानंद जी आदि, और जो भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो मैं अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति सादर नमन करता हूं, जबकि उनका जन्म दिवस है, क्योंकि बाल दिवस उन्हीं के जन्मदिन के साथ जोड़ा गया। देखिए, बाल दिवस की शुरुआत तो कहते हैं 1925 से हो गई थी, और मान्यता जो है 1953 से मिलनी शुरू हुई। और ये हमारा देश ही नहीं, अनेक देश है जो बाल दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस मनाने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम या कारण जो रहा है, वो है बालक के अधिकार की बात। बालक के, हम अपने यहाँ प्राय कर्तव्यों की बात करते हैं, और कर्तव्यों की बात करना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन अधिकार की बात जब होती है तो अच्छों को बहुत तकलीफ होती है। कोरिया में मैं रहा, जिक्र किया, और कोरिया में बहुत बड़े साहित्यकार हुए, की वजह से 5 मई को बाल दिवस भी मनाया जाता है वहां। सोपा बांग जुंग ह्वान, सोपा सोपा छोड़ी लहर, ये निक नेम है, और बांग जुंग इनका नाम है। समय इनका 1899 से 1931 रहा। जरा देख लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जो जिनके। तो अब देखिए, उन्होंने कहा कि बालक को मित्र समझो, बालक को साथी समझो। ये जो बात आई है बालक को मित्र या साथी समझने वाली, ये आज हिंदी के बाल साहित्य की भी केंद्र या केंद्रीय विशेषता है। हम सब जानते हैं कि चाहे वो हितोपदेश हो, पंचतंत्र हो, कथा सहित सागर हो, जातक कथाएं हो, बहुत समृद्ध जो हमारे सामने बच्चों के लिए लिखा गया है पूर्व में, वहां जो मूल या बुनियादी दृष्टि थी वो सिखाने की थी कि हमें शिक्षित करना है, नैतिक मूल्यों से या दूसरे मूल्यों से परिचित कराना है, बच्चे को तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आज का साहित्य जो है ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, ये कैसे में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। ये परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन वही है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आज से लगभग बहुत साल पहले, बल्कि क्योंकि ये 1893 में साधना नामक पत्रिका में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात लिखी थी। जोगिंद्रनाथ सरकार, जो कि बहुत बड़े बाल साहित्यकार भी थे, वैसे मैं ये यहाँ थोड़ा सा जोड़ दूं कि बंगला में तो ये रहा है कि बड़े से बड़ा साहित्यकार भी बाल साहित्य अवश्य लिखता रहा है। प्राय हमारे यहाँ अभी जैसे बताया गया प्रोफेसर संजीव भारतवत के माध्यम से कि बहुत साहित्यकारों ने लिखा है, सुमित्रा कुमार चौहान, मैथिलीशरण गुप्त आदि आदि। प्रेमचंद तो वो लेखक है जिन्होंने पहला बाल उपन्यास लिखा, कुत्ते की कहानी। अमितलाल नागर, दिनकर, ये
जिन्होंने बड़ों के साहित्य का में बहुत बड़ा नाम कमाते हुए भी बाल साहित्य लिखा। बच्चन जी का नाम आप लिया, कमलेश्वर ने लिखा, मोहन राकेश ने लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा, कितने ही मैं नाम गिना सकता हूं। तो सब ने लिखा और सब लिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जोगेंद्रनाथ सरकार ने जब हास्य और खेला लिखा तो देखिए दृष्टि, और वो दृष्टि अभिव्यक्ति के स्तर पर ज्यादा लागू हुई। उन्होंने लिखा, उन्हीं के शब्द मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं टैगोर के, यह पुस्तक छोटे बच्चों के लिए है, बच्चों की ऐसी पुस्तकों की जरूरत है। हमारी सभी बाल पुस्तकें कक्षा में पढ़ाने के लिए होती है, उनमें कोमलता या सुंदरता का कोई निशान नहीं होता। यहां क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साहित्य की जब बात आती है तो याद रखिए, वो बड़ों का साहित्य हो या बाल साहित्य हो, जब तक पाठक को उसमें अपनापन नहीं लगेगा, जब तक वो पाठक के मन में जिज्ञासा, प्रश्न आदि जिसमें आनंद भी आता है नहीं जगाएगा, तो उसे वो पढ़ तो लेगा लेकिन अपना नहीं मानेगा, अपनाएगा नहीं। उसमें लगा जैसे पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ, पाठ्य पुस्तकें बहुत जरूरी है, उनके माध्यम से सिखाया जाता है, तैयारी की जाती है, बच्चों को एक अच्छे नागरिक के रूप में, शिक्षित व्यक्ति के रूप में तैयार किया जाता है। उसका एक अलग उद्देश्य है। जब रचनात्मक साहित्य की बात आती है तो रचनात्मक साहित्य में तो सबसे बड़ा बात तो यह है कि वो बच्चे को अपनापन दे, मनोरंजन करे उसका। और आज के लेखक ने, वही सोपा बांजुंग की बात को मैं आगे रखते हुए कह रहा हूं, हिंदी में भी ये बहुत अच्छी बात हुई है कि आज का लेखक न उपदेश देता है, न अपने आप को अपने पाठक पर यानी बच्चों पर लादना चाहता है। वो उसके पास जो अनुभव है, उसके पास जो समझ है, उसके पास जो दृष्टि है, और दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि, आज का जो उत्कृष्ट बाल साहित्य है उसमें वैज्ञानिक दृष्टि आ चुकी है, उसको वो साझा करता है। हम सब जानते हैं कि रचनात्मक साहित्य जो है वो अनुभव की कलात्मक अभिव्यक्ति होता है, वो निरा विषय नहीं होता है। ना बड़ों का साहित्य विषय होता है, ना बाल साहित्य विषय होता है। विषय तो हम अध्यापक निकालते हैं कि ये इसमें पशु पक्षी हैं, इसमें चिड़िया है, या इसमें पेड़ है, इसमें पर्यावरण है, इसमें वगैरह वगैरह, ये हम अध्यापक लोग उसको कंक्रीट करके सामने रखते हैं। रचनात्मक साहित्य कभी भी विषय नहीं होता, वो अनुभव की कलात्मक अभिव्यक्ति होता। अगर केवल विषय होता तो निबंधों की तरह से अपनी भाषा, अपनी शैली के अंतर को रखते हुए सारे तथ्य वही होते। एक वृक्ष की अगर आप जो है एक वैज्ञानिक समझ देंगे तो उसके तने की, उसके जड़ों की, उसके पत्तियों की, उसके फल फूल आदि की जो जानकारी देंगे, वो जानकारी जो है कमोबेश वही होगी, सिर्फ आपकी शैली, आपकी भाषा बदल जाएगी। तो इसलिए जो है साहित्य की जब हम बात करते हैं, रचनात्मक साहित्य की बात, तो वहां ये चुनौती होती रचनाकार के सामने कि वो इस रूप में रखे कि वो रचना लगे, सृजन लगे। वो केवल जानकारी नहीं है, वो केवल किसी विषय के बारे में बताना नहीं है। त्योहार है, उसके बारे में जानकारी पूर्ण तरीके से भी दे सकते हैं। आज सूचनात्मक साहित्य भी लिखा जा रहा है, उसकी बहुत जरूरत है। उपयोगी साहित्य मैं उसको कहता हूं, बाल साहित्य में उपयोगी साहित्य की भी बहुत जरूरत है। विज्ञान में मान लो मोबाइल है, मोबाइल पर एक कविता और मोबाइल को लेकर के एक वैज्ञानिक तथ्यों को सामने रखते हुए देना, इन दोनों में अंतर होता है। एक हमारे यहाँ इस तरह की रचनाएं हिंदी में लिखी जा रही हैं जहां पर इन वैज्ञानिक उपकरणों को रचनात्मक ढंग से सामने लाया जा रहा है।
तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जो दृष्टिगत अंतर है वो जानिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है, बाल साहित्य जो है और आज का बाल साहित्य केवल बच्चों के लिए नहीं है। वो बच्चों की जितनी तैयारी है उसको ध्यान में रख करके उपचेतन में होता होगा लिखी जाती है। हम अध्यापक लोग इस चीज को ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं कि जब हम एक पीएचडी के शोधार्थी को संबोधित कर रहे होते हैं, एक जैसे मैं हिंदी का हूं तो हिंदी की कक्षा में ऐसी में जाता हूं जो हिंदी विशेष ऑनर्स की हिंदी उनके विद्यार्थियों को मैं संबोधित कर रहा हूं, एक उनको कर रहा हूं जो कि बीएससी के विद्यार्थी हैं लेकिन 8वीं तक ही हिंदी पढ़ के आए हैं। स्वतः हमारी भाषा शैली वैसी हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा आ जाए हमारे सामने तो हमारी वो शब्दावली भाषा सब गायब हो जाएगी। हम एले ले ले आओ आओ ऐसे इस पे आ जाते हैं। तो रचना प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी चीज है, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोगों ने लिखा है, आज मुक्तिबोध का भी जन्मदिन है, मुक्तिबोध ने रचना प्रक्रिया पे बहुत लिखा है। तो रचना ये रचना प्रक्रिया जो है जिसके बारे में गोरकी से लेकर के नरेगा देव सेवक से लेकर मैं भी ये मानता हूं कि बड़ों का साहित्य हो या बाल साहित्य, आज ये समझ में आ गया कि रचना प्रक्रिया दोनों की बराबर होती है। केवल बाल साहित्य के लिए, मैं तो बड़ों के लिए भी लिखता हूं, बाल साहित्य बाद में आया, लेकिन वो स्वतः ही वो भाषा वो शैली वो आ जाती है कि जो किस तैयारी के साथ मेरा पाठक है उसको मैं संबोधित कर रहा हूं। तो बच्चों को के जब लिखा जाता तो वो आ जाता। तो आज का बाल साहित्य हर आयु वर्ग के लिए है। आज के बाल साहित्य में ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं, जैसे मान लीजिए गुड टच एंड बैड टच वाली जो बात है, ऐसी कहानियां हैं हमारे यहाँ, और उनसे बड़ों को भी शिक्षा मिलती है, बच्चों को तो मिलती है। अगर हम शिक्षा शब्द का मैं उपयोग करूं, मैं शिक्षा शब्द का उपयोग नहीं करता, मैं साहित्य के संदर्भ में समझ का उपयोग करता हूं। समझ, तो समझ साझा होती है। तो आज बच्चे के अधिकार की जिसकी बात की है, बच्चों को आवाज दे दी गई है। बच्चा केवल सुनने के लिए नहीं है, बच्चे को आपकी सारी चर्चा में बच्चे को भागीदार बनाना पड़ेगा। तो आज का बच्चों को सुनना पड़ेगा, और ऐसी रचनाएं हमारे सामने आ रही हैं जब बच्चा जो है वो माँ को कह सकता है कि माँ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों करती हो, और तो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई मैं मानता हूं, लेकिन आप गुस्सा करेंगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। बच्चे के सामने जिस एक दुनिया की आपने बात की है, वो सारा एक्सपोजर सारा खुल गया। आज के बच्चे की तैयारी उस तरह से होगी, उसको पता है। तो आज का बाल साहित्य को मान के चलिए कि वो सबके लिए है। दूसरी बात मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं, दूसरी बात को, कि जब हम बच्चा कहते हैं तो आज का बाल साहित्य जो है बच्चे को, किस बच्चे की बात कर रहा है? अब भारत के संदर्भ में बच्चा सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। बच्चा वो भी है जो महानगरों में रहता है, बच्चा वो भी है जो महानगरों में ही झोपड़पट्टी में रहता है, बच्चा उस घर का भी है जो संपन्न है, और बच्चा उस परिवार का भी है जो घर में झाड़ू पोछा लगाने आती है, बच्चा पहाड़ों का भी है, बच्चा जंगल का भी है, आदिवासियों का है। बच्चे को बांटने वाली ताकतें हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, और कितने ही गिना सकते हैं, आप सब समझदार हैं। साहित्य उन बांटने वाली ताकतों का सर आपका वो म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट हो गया है माइक। जी,
जी, जी। तो उस बटे हुए बच्चे को फिर बच्चे के रूप में, यानी एक वैश्विक बच्चे के रूप में, एक इंसान मानवीय बच्चे के रूप में लाने का प्रयत्न आज का बाल साहित्य कर रहा है। और हमारे देश में तो इतनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में ऐसा हो रहा है, जितना मेरी जानकारी है विश्व में भी, कि देखिए बाल साहित्य की कोई न जात होती है, साहित्य का ना कोई देश होता है, साहित्य का ना कुछ होता है। उसमें भूगोल आता है, उसमें परिस्थितियां परिदृश्य आते हैं अपने हैं, लेकिन जो दृष्टि होती है वो यही होती है कि जैसे बड़ों का साहित्य जो है उसका एक बड़ा काम ये होता है कि मनुष्यता बची रहे और बची हुई मनुष्यता बेहतर होती रही। यही बाल साहित्य कर रहा है आज का बाल साहित्य। साथ ही आज वैज्ञानिक कथाएं भी लिखी जा रही हैं, उसमें अच्छी कथाएं भी ली है, जैसा होता है औसत भी लिखी जा रही हैं, लेकिन है हमारे बीच में, चाहे देवेंद्र मेवाड़ी हो, जाकिर अली हो और बहुत सारे लोग हों, शायद जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है वो भी इस तरह के संकलन निकालने की तैयारी में कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पहले ही कहूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी बहुत पहले से मांग भी थी कि कम से कम राजस्थान ने पहल की कि एक बाल साहित्य की अकादमी अलग से स्वतंत्र रूप से बनाई और उसके आयोजन हुए हैं, उसमें मैं भी गया हूं, उससे जुड़ा भी हूं। तो ये और होना चाहिए। तो जहां तक दशा की बात है, दशा बहुत अच्छी है। यहां मैं बताऊं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे जो है आमने सामने हो तो फिर भी प्रतिक्रिया दे देंगे, वो फीडबैक वैसे नहीं होता है बच्चों का जैसे कि बड़ों का होता है। अभी हाल ही में मैं जो विशेष रूप से बताना चाहूंगा, एक जगह है मैं नहीं जानता था, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनी वालों की वाणी, मंगले की बेरी, जिला बाड़मेर, राज्य राजस्थान। यहां से एक बच्ची 7वीं क्लास की है, सोनी, जिसने लिख के भेजा है लगभग 2 पृष्ठ का, और ये किस पे भेजा है हम में से बड़ों को जानकारी नहीं होगी, ना हमने रुचि ली होगी। एक किताब आपने जिक्र किया था कि मैंने एडिट किए, एक किताब ये है, साहित्य अकेडमी, केंद्रीय साहित्य अकेडमी ने छापी, प्रतिनिधि बाल कविता संचयन, अभी हाल ही में छपी थी। और मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था, मैं देख के ये 700 से ऊपर पृष्ठों की है। कोशिश की है इसमें जो पुरोधा है हमारे उनको तो लिया ही है, लेकिन नए से नए जो रचनाकार है उनकी रचनाएं भी लेने का प्रयत्न किया गया, कुछ छूट भी गए हैं, और ये 6 भागों में भी आ गई है और ये इस राजकीय विद्यालय जो बाड़मेर जिले का उसे पहुंची, वहां पर एक भाग को पढ़ा सोनी ने, और सोनी ने जो लिखा, कविताएं पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ जीवन में चल रहा है। कविताएं पढ़कर मन प्रफुल्लित हो गया। दिमाग में कविता, नागेश पांडे संजय की कविता ने मुझे भी कविता लिखने पर मजबूर किया। माधव कौशिक की बस्ता कविता ने तो हम सब बच्चों की पीड़ा को इतने सही ढंग से उजागर किया है, सब किताबें लिखने का भी काम डिजिटल हो जाए। ये बच्चे देखिए लिख रही है। मुहावरे, लोकोक्तियों के साथ व्याकरण के अन्य बिंदुओं को भी मैंने इन कविताओं में पाया है। पर्यायवाची थोड़ी सी वर्तनी की कुछ अशुद्धियां हैं, शब्दों की भरमार है। सबसे ज्यादा आभारी मैं पुस्तक के संपादक में चयनकर्ता सिद्धविक रमेश सर की हूँ, जिन्होंने इतने कवियों की कविताओं को इकट्ठा कर हम सब पर आशीर्वाद बरसाया है। हम बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आदि। ये एक पत्र ही पर्याप्त है, ये फीडबैक, एक पत्र ही हजारों पत्रों के बराबर है। कितने ही बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम कितनी साहित्य, कितनी चीजें पढ़ते हैं, कितनी बार हम जो है प्रतिक्रिया देते, नहीं दे पाते। यानी व्हाट्सएप के जमाने में भी नहीं दे पाते, हाथ से लिखना तो दूर। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ा जा रहा है, जितना पढ़ा जाना चाहिए, भले ही
उतना नहीं पढ़ा। पुस्तकों की पहुंच होनी चाहिए। और जब मैंने कहा था कि बड़ों का ये सबके लिए साहित्य होता है, उसमें निहित थी भाव कि वो शिक्षक हो, अभिभावक हो, माता पिता हो, कम से कम वो आदर्श तो प्रस्तुत करें अपने बच्चों के सामने कि वो बाल साहित्य की पत्रिकाएं मंगवाएं, बाल साहित्य की किताबें पढ़ते हुए नजर आए। तो देखिए फिर बच्चे क्यों नहीं। मैं बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ। एक अभी पुस्तक आई थी मेरे पुस्तकालय में रखी हुई है, 70 बच्चों ने की रचनाएं इकट्ठी करके छापी गई हिंदी में, और भाषाओं में भी ऐसे प्रयत्न हो रहे होंगे। क्या मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, इसलिए मैं संक्षेप में आना चाहता हूं कि आज बाल साहित्य में लोरी की बात की गई, प्रभाती की बात की गई, पहले लिखी जाती थी, अभी भी लिखी जा रही। आज कहानी, कविता, नाटक की एक बहुत अच्छी किताब आई बाघू के किस्से प्रलेख प्रकाशन से, और दिख रही है। उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बड़ी मेरी भी 2 पुस्तकें संस्मरण की, जिसमें महादेवी वर्मा से लेकर के अज्ञे से लेकर के बच्चों के लिहाज से लिखे हुए संस्मरण है। इसी प्रकार से साक्षात्कार, बच्चों के बाल साहित्य के साक्षात्कार आज लिए, ये ठीक है। भारतेंदु काल से बाल साहित्य के प्रति ध्यान दिया गया, लेकिन मुश्किल क्या आई कि बाल साहित्य को हमारे बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपने इतिहास की पुस्तकों में बहुत अच्छे ढंग से दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। आज बाल साहित्य का इतिहास भी उपलब्ध है, प्रभात प्रकाशन से आया है, प्रकाश मनु का। आज इतनी विविधता है, आज जो है इतना उत्कृष्ट बाल साहित्य लिखा जा चुका है कि उसके पास आप आइए तो सही। नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, साहित्य अकेडमी, केंद्रीय साहित्य अकेडमी ने ये, अभी मैंने सुना उन्होंने जब पुरस्कार वितरण किए, अच्छी बात सुनी कि बड़ों के साहित्य की तरह से बाल साहित्य क्षेत्र में भी अब उन्होंने निर्णय लिया है कि जिस कृति पर पुरस्कार मिलेगा स्वतः ही अन्य भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद होगा। देखिए, अनुवाद की आज बहुत जरूरत है। आपके जिस का जिक्र किया अभी मनावत जी ने, ये है कोरियाई बाल कविताएं, नेशनल बुक ट्रस्ट से इतने संस्करण हो चुके हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रिया मिल रही है, तो आज अनुवाद की बहुत जरूरत है। मैं भारतीय साहित्य को लेकर के लेख लिख रहा था और मैंने पाया कि सोच बहुत ही समान है, बहुत उत्कृष्ट लिखा जा रहा है। अगर आप सचमुच चाहते हैं भारत के बच्चे की कल्पना, तो भारत के बच्चे की कल्पना भारतीय साहित्य को पढ़ करके मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ अभी अनुवाद के स्तर पर बहुत काम करना अपेक्षित है। मेरे वक्त में जब मैं बालक था या युवा था कह लीजिए, उस समय रूसी साहित्य बहुत आता था, हिंदी में अनुदित होकर के पढ़ने का बड़ा मौका मिला था हमें, और उससे नई दृष्टि भी मिली थी। लेकिन आज जो है और अधिक जरूरत है, कम से कम भारतीय भाषाओं में, एक दूसरे की भाषाओं में आदान प्रदान होना चाहिए। केंद्रीय भाषा मेरी समझ से हिंदी होनी चाहिए। देखिए, माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। माँ चाहे अंग्रेजी हो, माँ चाहे फ्रेंच हो, माँ चाहे रूसी हो। ये भी एक अजीब सी बात है कि साहित्य के स्तर पर, साहित्य के रूप में माँ जो है, उससे हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐतराज वहां होता है जहां मैं ये कहता हूं, माफ कीजिए मैं अंग्रेजी में तो बोल सकता हूं और हिंदी में नहीं, या अपनी भाषा में नहीं। अपनी माँ का अपमान करके दूसरे की माँ का आदर करना, ये थोड़ा सा दुखदाई होता है। सबकी माँओं का आप आदर कीजिए, लेकिन अपनी माँ को जो स्थान देना चाहिए वो स्थान दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुवाद के क्षेत्र में भी यदि ये प्रथा हो जाए, कन्नड़ से हिंदी, हिंदी से दूसरी भाषा में, यानी सारी भाषाओं के अनुवाद हिंदी में हो, हिंदी जो कि गांधी से लेकर और तमाम लोगों ने भारत की मातृभाषा माना है। हमारी अपनी अपनी मातृभाषा है,
आज बहुत अच्छा राजस्थान के दीनदयाल शर्मा है, जिन्होंने अभी घोषणा की है कि वो हिंदी के बहुत सारे कवियों की अच्छी कविताओं का राजस्थानी में अनुवाद कर रहे हैं। इस प्रकार के अनुवाद होने चाहिए, इससे पता चलता है कि कितना अच्छा लिखा जा रहा है। बहरहाल दूसरी बात ये भी है कि जैसे बताऊं, कल्पना तो हमेशा बहुत जरूरी होती है साहित्य में, फैंटेसी कल्पना, लेकिन आज जो है उसको भी व्यक्त करने का ढंग हो गया। अविश्वसनीय नहीं होती, कोरी कल्पना नहीं होनी चाहिए, बच्चा उड़ा देगा, वो फेंक देगा, ये क्या है। वो उस व्यक्ति में आपकी ये चुनौती होती है कि वो विश्वसनीय लगे। मेरी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता हुई है, अगर पेड़ भी चलते होते। अब इसमें अगर पेड़ भी चलते होते जो है, यही विश्वसनीयता ला देती है। उसके बाद जो बात आती है, क्योंकि अगर आ गया उसमें, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज का जो लेखक है वो तैयारी करके लिख रहा है। और हमारे यहाँ बहुत हर भाषा में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, तो जिनमें गुजराती के ले लीजिए, मूछाली माँ कहते थे उनको, गिजू भाई को। उन्होंने भी यही बात कही थी कि आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं, आप बच्चे के मन में झांक करके बाल मनोविज्ञान को समझते हुए इस ढंग से कहिए जिससे कि बच्चा जो है उसे अपनी चीज माने। बहुत सारी बातें हो सकती है कहने को, मैं शायद ज्यादा ही समय ले गया, 15 मिनट मेरे ख्याल में थे, लेकिन अध्यापक को ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो क्या क्या बोले क्या क्या ना बोले, छोड़ना उसको ले जाता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने ज्यादा समय लिया और मैं यही अपनी बात को विराम देता हूँ। बस आखिर में ये कहते हुए कि बाल साहित्य जो है वो आज के समय में पहले भी एक महत्वपूर्ण है और सबके लिए, सबको उसके साथ जाना चाहिए। और आप पाएंगे कि वो सबको ही कुछ ना कुछ देता है। और जो औसतन लिखा जा रहा है, जो चलता हुआ लिखा जा रहा है, उसकी परवाह मत कीजिए, वो बड़ों के साहित्य में भी है। उत्कृष्ट साहित्य की समझ और पहचान कीजिए, बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के साथ साझा कीजिए, बच्चों को ये एहसास कराइए कि आप भी अपने हैं, बाल साहित्य भी अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। प्रोफेसर दिव्यक रमेश जी ने बहुत विस्तार से समकालीन बाल साहित्य की जो स्थिति है उस पर अपनी टिप्पणियां की। ये सही है कि आज का बालक जिस तरह से उसके पास इतने सारे अवसर हैं, वो बहुत कुछ सीख रहा है। एक वैज्ञानिक सोच के साथ जो साहित्य लिखा जाएगा, जो उस बाल मन की जिज्ञासाओं का शमन करेगा, और उसके साथ जो उसका जो भोलापन है, जो उसकी मासूमियत है, जो उसकी चंचलता है, कहीं वो साहित्य उसकी भी रक्षा कर पाए। कुछ इस तरह की भाव आपने व्यक्त किया। आज के बाल साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर आपने संतोष व्यक्त करते हुए, जो हम अक्सर बात करते हैं कि किस तरह से साहित्य बच्चों तक पहुंचे, एक अभिभावक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, किस तरह से हम उन बच्चों को ये पुस्तकें, अनवरत साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, जो एकेडमीज हैं राज्यों में, उनका आपने उल्लेख किया कि वो काम कर रही हैं, व्यक्तिगत रूप से लोग काम कर रहे हैं। आवश्यकता है उस बाल पीढ़ी को सजग और सक्रिय करने की। केवल पुस्तकों में ये संकलन मात्र से हम उन प्रवृत्तियों को या उन मूल्यों को विकसित नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी परंपरा का आपने जिक्र किया, हितोपदेश और जातक कथाओं से लेकर के, उस पौराणिक काल से लेकर के, किस तरह से हर युग में कितने सारे ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने बाल साहित्य के विभिन्न विधाओं में निरंतर लिखा है। और वो निरंतर लेखन उपदेश आधारित नहीं है, उसमें उनके अनुभव का, उनकी समझ का, उनकी दृष्टि का निचोड़ प्रस्तुत हो रहा है, और कहीं न कहीं उसमें वैज्ञानिकता का भाव भी समाविष्ट हुआ है। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई राजेंद्र मोहन शर्मा जी को। मैं इसमें देख नहीं पा रहा हूं, यदि राजेंद्र मोहन जी शर्मा हमें सुन रहे हो और ज्वाइन कर चुके हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना वीडियो ऑन करें। और क्योंकि मेरी उनसे सुबह बात हुई थी, वो ट्रैवलिंग में थे और बीच में से ही ज्वाइन करेंगे,
राजेंद्र मोहन जी शर्मा। कर रखा था उन्होंने, बीच में अभी ज्वाइन कर रखा था सर उन्होंने। हाँ, वो मुझे देखा था मैंने, उनका कोई व्हाट्सएप पे जी इस पे चैट बॉक्स में मैसेज था, जी जी। तो मुझे पता नहीं वो कनेक्टिविटी के जोन में है या नहीं है। राजेंद्र मोहन जी, आप सुन रहे हैं हमें? चलिए, अभी तक उनका कोई सर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं सर। डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, वो फिर जुड़ेंगे तो हम उन्हें दोबारा आमंत्रित करेंगे। जी सर। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक युवा लेखिका, साहित्यकार डॉक्टर अलका जैन को। संयोग से वो जयपुर से ही हैं, मेरे ही शहर से, और हमारे ही विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप उनको मिली 2014 से 16 तक। आपने उस पर काम किया है। आप इन दिनों में उनके लेखन को बहुत निकटता से देख रहा हूं, विशेषकर उनकी फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। शायद देश का कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसमें वो प्रकाशित नहीं हो रही हो, और विविध विषयों पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर आधारित लेखन किया है और जीवन के विविध पक्षों पर वो लिखती रही हैं। धर्म और पौराणिक विषयों को भी उन्होंने अपना लेखन का विषय बनाया है और पिछले 1.5 दशक से लगातार वो लिख रही है। आध्यात्मिक विषयों पर लगभग 300 से अधिक स्क्रिप्ट वे अब तक लिख चुकी हैं। और आकाशवाणी से, क्योंकि मेरा मानना है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चों के लिए उपयोगी और सारगर्भित सामग्री उपलब्ध कराने पर, विशेषकर कुछ वर्षों पूर्व तक। अब तो जो व्यावसायिक दौर जो आ गया है, उसमें धीरे धीरे ये चीज़ें, इनका अवमूल्यन हो रहा है, लेकिन आकाशवाणी के बहुत सारे अब तो जैसा मुकुल कार्यक्रम आता है हमारे जयपुर से, तो उनके माध्यम से आपने निरंतर अपनी कहानियों की प्रस्तुति की है, और लगभग 500 से अधिक कहानियां आपकी बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। बाल भास्कर, चंपक, बच्चों का देश, चकमक, बाल भारती, बाल किलकारी, बालवाणी आदि बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसमें आप निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। बाल साहित्य पर केंद्रित आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। शोमू और हथ रमन, ये इनका बाल उपन्यास है, जिसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। बचपन राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रकाशित हुई है। जंगल की मजेदार बाल कहानियां पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर ने प्रकाशित की है। रंग बिरंगी बाल कविताएं, ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रकाशित हुई है। ये सभी जो प्रकाशन सहयोग जो उनको मिला था, उसी के आधार पर प्रकाशित हुई है। पंडित जवाहरलाल बाल नेहरू अकादमी, ये राजस्थान सरकार का अभिनव प्रयोग है, और संभवतः देश में ये एकमात्र प्रयोग है कि बच्चों को लेकर एक अकादमी इस वर्ष स्थापित की गई है, जिसमें हमारे अभिन्न मित्र इकराम राजस्थानी जी, जो स्वयं आकाशवाणी से लंबे समय तक जुड़े रहे, उसके निदेशक हैं राजेंद्र मोहन जी शर्मा, उसके सचिव हैं, उनसे भी अलका जैन अभी सम्मानित हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो एक अनुभव है लेखन के क्षेत्र में और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो उस अनुभव को साझा करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अलका जैन से कि वो हमारे साथ अपने विचार साझा करें। डॉक्टर अलका जैन। सर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा मैं ऑन नहीं कर पा रही। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। सर नमस्ते, दिविक सर को भी नमस्कार, और जो भी उपस्थित बाल साहित्यकार और श्रोतागण हैं उन सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार और हैप्पी दिवाली। अभी दिविक रमेश सर को सुना तो बहुत सी बातें उन्होंने मेरे मन की कही और उनसे बहुत कुछ जानने समझने को भी मुझे मिला। जहां तक बच्चों की हम आज बात करते हैं तो बच्चे बहुत स्मार्ट है। मैं याद करती हूँ कोविड पीरियड को। मेरा बेटा उस समय 8 साल का था और मैं उसे अक्सर कहती थी कि बेटा मेरे पास पिछले 25 सालों का कलेक्शन है बाल साहित्य का, कुछ पढ़ लो, टीवी देखने से तो टाइम पास होगा नहीं इतना अच्छा वाला। वो मुझे कहता था नहीं मुझे पढ़ना नहीं है। तो मुझे एक जरिया ढूंढना था कि मैं उसे कैसे किताबों से कनेक्ट करूं। और आपको बता दूं उस समय तक मैंने एक भी बाल कहानी नहीं लिखी थी। कुछ कहानियां मैंने पढ़ी और उसे सुनाने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं मुझे पढ़कर नहीं सुनाओ, आप खुद सुनाओ। उसके बाद मैंने जब अपनी कल्पना के बेस पर एक्सप्रेशन के साथ उसे कहानियां सुनाई
तो वो कहानियों से जुड़ने लगा और 15 दिन में तो उसने बहुत सारी मैगजीन्स को मतलब पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और आज वो करीब 400 से ज़्यादा बाल पत्रिकाएँ पढ़ चुका है। तो मुझे लगता है बाल साहित्य में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम बच्चों के साथ कनेक्ट हों और उस कनेक्शन के लिए सिर्फ किताब पढ़कर सुनाना या बच्चे को पढ़ने के लिए दे देना ही मतलब काफ़ी नहीं है। बच्चों को बिल्कुल इमोशनली उन चीज़ों से कनेक्ट किया जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा हमारा बाल साहित्य। जैसे कि आज हम अगर देखते हैं तो बच्चे मतलब बहुत ईज़िली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो रैशनल बहुत हैं। उनको लगता है कि कोई भी बात यूँ ही ना कह दी जाए और अगर यूँ ही कही जा रही है तो वो फिर फ़िक्शन वाले मोड में होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को अगर कल्पना भी चाहिए तो बहुत हाई लेवल की। तो इन चीज़ों को समझते हुए आजकल बहुत सारा बाल साहित्य लिखा जा रहा है। एक बात जो दिव्यक रमेश सर ने कही वो मुझे बहुत ही पसंद आई, जैसा कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल देते हुए कहा कि एक बाल पाठक ने उन्हें लिखा कि उन्हें किताब में क्या अच्छा लगा। आज जो समस्या मुझे देखने को मिलती है वो ये है कि हम किताबें तो बहुत सारी छपवा लेते हैं, बल्कि हमारा मतलब कंसर्न यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छपा लें और उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रेफ़रेंस होती है वो ये होती है कि हम वरिष्ठ बाल साहित्यकारों को भेज दें और उसकी समीक्षा करवा लें। लेकिन जो बात अधूरी रह जाती है वो यहाँ पर है कि किताब बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है। बहुत सारा बाल साहित्य आ रहा है, बिल्कुल अविरल धारा बह रही है, लेकिन 150 कॉपी और 60-70 लोगों तक बट के वो सिमट जाता है। ऐसे में ज़रूरत ये है कि किताबें बच्चों तक पहुँचे। जैसे कि सर ने बताया कि बच्ची खुद बता रही है कि उसने क्या सीखा किताब में, उसको क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो अगर इस तरह के प्रयोग हो कि हम सिर्फ़ अपने गुणगान के लिए किताबें ना लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। समीक्षा हो लेकिन एक सीमा तक। अ, वो अपनी जगह है लेकिन जब तक बच्चे के दिमाग से किताब को नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक किताब की रियल जो समीक्षा है वो नहीं हो सकती है। दूसरी जो बात है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको लेकर जो हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है, उसने बहुत ही सार्थक और अच्छी कोशिश की है क्योंकि वो बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब पिछले 1 साल में इतनी वैरायटी में अकादमी के ज़रिए बच्चों की किताबें आई है कि एक रिकॉर्ड ही बन गया है मतलब। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों से भी रचनाएँ मँगवाई गई है। जो संस्मरण आधारित प्रतियोगिता यहाँ पर कराई गई बच्चों में, तो सर ने बताया था कि 50,000 से ज़्यादा एंट्रीज़ वहाँ पर उन्हें मिली है। तो यानी बच्चे अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे खुद भी मतलब लेखक के रूप में अपनी कल्पना से मतलब हमको जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ उन्हें मतलब एक जो परोसने वाला भाव है वो नहीं है, बच्चे खुद भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तीसरी बात ये है कि मैं देखती हूँ बाल साहित्य में कि कोशिश तो ये की जा रही है कि अ, बच्चों की भाषा में लिखा जाए। अब बच्चों की भाषा से मतलब ये है कि जब हम हिंदी लिखें तो वो वाली हिंदी लिखें जो आज हम बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है कहानी लिखते हुए हिंदी के आग्रह में हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो और मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं और अब तो हमारी सरकार भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को भी प्रोत्साहन दे रही है। तो मतलब भाषा को इस तरह से किया जाए जो बोलचाल की भाषा हो, तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब कहानियों को और कविताओं को समझ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि भाषा के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की जाए, लेकिन इतना हो कि जो भी कहा जाए वो बच्चे उसी रूप में ग्रहण कर लें। एक जो बात है कि सर ने जैसा कहा कि आजकल बाल साहित्यकार बच्चों की मानसिकता समझकर लिखते हैं और बहुत ज़्यादा उपदेश का भाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसी रचनाएँ लिखी जाती है जहाँ पर जो परिकल्पना होती है वो उपदेश के लिए ही होती है। तो बच्चे ऐसी कहानियों से दूर हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक माँ के रूप में खुद महसूस करती हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसा कांसेप्ट लेके कहानी सुनाती हूँ कि भई मुझे बच्चे को ये सिखाना है तो ये कहानी उसे पसंद नहीं आती। उसे वही कहानी पसंद आएगी जिसमें उसे पता भी ना चले कि उसने कैसे और क्या ग्रहण किया है।
तो ये वाला जो है कि बच्चों को मनोरंजन मिले, जो भी वो पढ़े, जो भी वो सुने, तो बाल साहित्य मेरे हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट है। दूसरी बात ये कि जो हमारा पौराणिक साहित्य है, जो हमारी विरासत है, आजकल बहुत बच्चों की क्या कहें, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है उसे लेकर। अगर हम अपने पौराणिक पात्रों को इन कहानियों में बहुत आसान भाषा में पिरो लें और बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़कर सुनाएं, अपने अंदाज में सुनाएं, तो वो जानेंगे कि हम किस देश के निवासी हैं, हमारी विरासत कैसी है, और जो हम चाह रहे हैं कि वैल्यूज आज के बच्चे को मिले, वो हम बहुत सहज तरीके से दे सकते हैं। तो एक जो सेतु विज्ञान कथाओं और पौराणिक संदर्भों के बीच होना चाहिए, वो वाला सेतु अगर बन जाए तो विज्ञान और परंपरा का एक मेल हो सकता है और हमारे बच्चे सही मायने में इंटेलिजेंट होंगे। क्योंकि जो हमारे जितने भी ऐतिहासिक संदर्भ हैं, हमारे धार्मिक संदर्भ हैं, अगर हम उनकी प्रामाणिकता की भी बात ना करें तो भी एक नैतिकता का जो पाठ है, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, वो बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के, बिना किसी उपदेशात्मक भाव के समझ जाएंगे। क्योंकि हमारे इतिहास में जो कहानियां हैं वो इतनी रोचक और मनोरंजक है कि मतलब अच्छी अच्छी कहानियों को टक्कर देती हैं वो। तो ये वाली चीज हमें समझने की जरूरत है। इसी चीज को देखते हुए मैंने बच्चों के लिए कोशिश की कि कुछ कहानियों को इस तरह से ढालूं कि वो संघर्ष करना सीखें, लेकिन उन्हें मतलब जब ये कहानी सुनाई जाए तो उसको मनोरंजन की तरह ग्रहण करें, उन्हें ना लगे कि भाई कोई संघर्ष का उपदेश दिया जा रहा है, पर जब उनके ऊपर वो बात बीते तो उन्हें समझ में आए कि उन्हें करना क्या है। तो ये वाली जो चीज है, मुझे लगता है कि जो डेली इनका रूटीन है बच्चों का, वो कहानियां निर्धारित कर सकती है। ऐसा मैं एक माँ होने के नाते देखती हूँ, समझती हूँ कि बच्चा कैसे इन कहानियों की छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करता है और फिर उसके बेस पे अपना डिसीजन लेता है। एक बात जो ये है कि जो दूसरी भाषाओं की बात जो सर ने की थी कि अनुवाद होना ही चाहिए, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। क्योंकि हमारा साहित्य को हम एक तरफा या एकांगी नहीं रख सकते। मतलब जिस भाषा के साहित्यकार जिस मानसिकता के साथ दुनिया भर में रचनाएं कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों तक भी पहुंचनी चाहिए। अनुवाद इतना सहज और सरल तरीके से होना चाहिए, मशीनी ना हो तो बात बने। एक और बात जो कि मैं कहना चाहूंगी कि कई बार होता है कि सिर्फ कहानी लिखने के आग्रह से साहित्य में कहानियां लिखी जाती है, लेकिन समझना यह है कि 2 साल के बच्चे से लेकर युवावस्था की तरफ बढ़ते बच्चे, इनके कुछ स्टेजेस होती हैं, तो इन स्टेजेस को हमें जीना होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहानी लिखें तो कहानी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। जैसे कि 2 से 5 साल का बच्चा बिल्कुल खिलखिलाने वाली मजेदार कहानियां जिसमें बहुत हल्के फुल्के शब्दों का नॉलेज हो, इस तरह की कहानियां पसंद करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इस तरह की कहानियां दें कि उसका शब्द ज्ञान भी बढ़े और उसका दीन दुनिया को देखने का तरीका भी उसको समझ में आए। फिर जब बच्चा किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है तो उसमें भी बात यह है कि उपदेश की बात ना आकर सहजता से हम बात कह दें, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोबाइल। बच्चों को लगता है कि और ये मोबाइल बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है। जैसे ही पेरेंट्स फ्री होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो वो जो विरासत थी दादी नानी वाली, कहानी सुनाने वाली, दादी नानी का जो एक फ्रेमवर्क था, वो तो वैसे ही परिवारों से गायब हो चुका है। 99% परिवार आजकल एकल हो गए हैं। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स भी मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं तो फिर बच्चा मुझे लगता है कि कैसे साहित्य से जुड़ेगा। बच्चों को साहित्य से जोड़ने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स खुद पढ़ें पहले और फिर अपनी भाषा में बच्चे को वो कहानी सुनाए। तो ये जो बात है इसको मैं बहुत कंसिडर करना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ के ना सुनाया जाए, समझ के कोई कहानी सुनाई जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या परिवेश है जिसकी बात की जा रही है। आजकल बच्चों को फिक्शन भी बहुत पसंद आते हैं,
ऐसे फिक्शन शुरू से लेकर एंड तक उनको बांध लेते हैं और इसमें कल्पना बहुत होती है लेकिन मनोरंजन भी। तो इस तरह की जो साहित्य है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो उस पर भी थोड़ा काम ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बाल साहित्य में मुझे ऐसा लगता है जितनी भूमिका लेखक और लेखिकाओं की है, उतनी ही पेरेंट्स की भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को किताब थमाकर खुद मोबाइल हाथ में उठा लें। थोड़ा-सा हमें भी खुद को बदलना होगा अगर हम बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ना चाहते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार अलका जी। आपने अपने अनुभव के आधार पर बाल साहित्य को किस तरह से लोकप्रिय बनाया जाए और उसमें अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है। निश्चय ही बाल साहित्य बच्चों की वो जो अभिव्यक्ति क्षमता है, उसके शब्द ज्ञान में अभिवृद्धि करके कहीं उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला भी सिखाती है। ये सही है कि हम जिस तरह से बच्चे को कहानी सुनाएंगे, वो उसके मनोरंजन के साथ-साथ जीवन मूल्यों का भी विकास करेगी। आपने जिस दादा-दादी, नानी-नाना की बात कही, मुझे लगता है वो जो दौर था जब हमने अपना बचपन दादा-दादी और नाना-नानी की गोदी में बिताया, तो बेटा एक राजा था, हूँ, और हुंकारे के साथ पूरी पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं को वो हमारे व्यक्तित्व के साथ जोड़ देते थे। अब इस मोबाइल या टेलीविज़न या सूचना क्रांति के इस युग में ये हुंकारा देने वाली बात जो आपने शुरू में एक बात कही थी कि बच्चों के साथ कनेक्ट, वो कनेक्ट का भाव बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। जो बच्चा अल्प आयु में उस मोबाइल के प्रति जो लालायित रहता है, वो जब उस यूट्यूब पे कोई गाना देख रहा होता है या टीवी पे कोई गाना देख रहा है और आप बीच में आ जाएँगे, तो देखिए उसके चेहरे की त्योरियाँ कैसे बदलती हैं और वो बजाय उन जीवंत चरित्रों के उस कृत्रिम चरित्रों से ज़्यादा अभिभूत होता है। तो आपने ये सही कहा कि वो कनेक्ट होने का भाव जब तक उस साहित्य में नहीं जुड़ेगा, तब तक शायद बाल साहित्य सही अर्थों में अपनी भूमिका नहीं तलाश पाएगा। और इसमें तो कोई शक नहीं, आदरणीय दिव्यक रमेश जी ने भी इस बात को रेखांकित किया था कि बच्चों का जो साहित्य है, वो उसकी उम्र के दौर के हिसाब से लिखा जाना चाहिए, वही उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है। मुझे लगता है राजेंद्र मोहन जी शायद नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन ये सत्र 10-15 मिनट के लिए खुला है। मैं उसमें देख रहा हूँ जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, करीब 167 पार्टिसिपेंट्स देश दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई भी मित्र यदि अपनी बात कहना चाहें, कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो बहुत संक्षेप में, वो अपना माइक ऑन करें, अपना परिचय दें और उनकी टिप्पणी आमंत्रित है। हेलो। हाँ साहब। सर, बाला लखींद्र बोल रहा हूँ। बहुत हाँ नमस्कार। बाला जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय दिव्यक रमेश जी को सुनने का मौका मिला और मेरे पुत्र भी मेरे साथ बैठकर अभी वो सुन रहे हैं, क्योंकि बाल साहित्य की बात हो रही है। और ये जो बहुत उन्हें खुशी हो रही है और मुझे भी, कि जो कविता हमारे पुत्र ने क्लास 2 में, कक्षा 2 में पढ़ी थी दिव्यक रमेश जी की, तब हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग कभी उनसे मिलेंगे ऑनलाइन माध्यम से ही। तो उनकी कविता वो लेकर हमारे साथ है और मैं चाहता हूँ कि वो 2-4 पंक्तियां ही पढ़ दूं। अगर पैर भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे कहीं भी ले जाते, जहां कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते, जहां कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छुप जाते, लगती जब भी भूख अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते, अगर पैर भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। ये बहुत ही अद्भुत कविता है और जिसकी जी, चर्चा हम सर कर रहे थे। बच्चा आपके साथ है तो उससे कहिए ना वो पढ़े, वीडियो ऑन करे और जी, बच्चे से पढ़वाइए। हाँ, बस अरिहंत आइए, आप पढ़िए। हाँ, और वीडियो ऑन कीजिए ना, वीडियो तो अच्छा रहेगा, सर, रिकॉर्ड ये हो मैं रही है। कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ओहो। ये कविता पढ़ रहे हैं, ये अरिहंत का अच्छा। कक्षा 8 में है, ये पढ़ रहे हैं कविता। जी। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे कहीं भी ले जाते, जहां कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते, जहां कहीं भी वर्षा हो जाती,
उसके नीचे हम छुप जाते। लगती जब भी भूख अचानक, तोड़ मधुरफर उसके खाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया है। यदि इस प्रकार के बाल पाठक हमारे से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है इन वेबिनार्स की सार्थकता है। जी जी, और सर मैं बहुत बधाई देता हूं सर को और कि इतनी सुंदर रचना उन्होंने की है माननीय देविक रमेश जी। और बहुत अच्छी बात वो कर रहे थे, अभी कह रहे थे कि जो हम कुछ लिखें वो सिर्फ अनुवाद भी अगर हो तो उसको उसके लिए हमें शब्दों का संचयन जिसकी चर्चा वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जो कुछ भी लिखें वो सिर्फ कल्पना नहीं हो, और वो जो कल्पना है वो विश्वसनीयता के साथ हो। और उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण उनकी खुद की कविता है कि जब ये बच्चा पढ़ेगा और वो तो उसको लगेगा कि सच में पेड़ अगर चलेगा तो कितना मजा आएगा। और उनके जो बिंब है बहुत ही सार्थक बिंब है, तो मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूँ। और अभी डॉक्टर अलका जैन जी जो चर्चा कर रही थी कि कैसे उन्होंने कोविड काल में अपने बच्चे को अपनी कहानियां सुनाना शुरू की, और आज देश भर में जानी मानी एक हस्ताक्षर बन चुकी है बाल साहित्य की। तो आवश्यकता इस बात की है। सर मैं बताऊं कि मैं बिहार विद्यालय जो परीक्षा समिति है, बिहार बोर्ड से पढ़ाई मेरी हुई है, और उन दिनों बालक पत्रिका प्रकाशित होती थी बिहार से। शायद सर को ज्ञात होगा, दिव्यक रमेश जी को, बालक पत्रिका प्रकाशित होती थी। और जब मैं कक्षा 8 में था तो मेरी पहली कविता बालक में प्रकाशित हुई थी। तब मुझे विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया था, और मेरे प्रधानाचार्य ने बहुत कहा था कि आगे चल के ये हमारे बाला लखेंद्र जी अच्छे कवि होंगे। यद्यपि मैं उस तरह की कविताएं नहीं लिखता हूं, लेकिन कुछ कविताएं हमने भी लिखी हैं, बाल कविताएं, जो आपको प्रेषित करूंगा, और हम इस पे और भी काम करेंगे। लेकिन सर मुझे दुख है कि बिहार में बाल साहित्य को लेकर बहुत कम काम हुआ है। लेकिन अभी ये जानकर बहुत खुशी हुई कि राजस्थान में इस दिशा में बहुत काम हो रहे हैं। जैसा कि अभी वो बता रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का एक बड़ा प्रयास हुआ है और इस दिशा में काम हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे सर कि आपके नेतृत्व में माननीय प्रोफेसर संजीव बनावत जी, और जो अभी हमारे साथ सर जिनके साथ हम लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोफेसर SM होदा जी, बाल साहित्य को लेकर सर कुछ काम करें। अभी पिछले कुछ दिनों में बाल फिल्में भी बहुत कम बनी है क्योंकि हमारे पास अच्छे स्क्रिप्ट नहीं है, तो इस पर काम हो। तो हम एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं। आपने माननीय श्री दिव्यक रमेश जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। सर मेरा वो वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, अन्यथा हम लोग एक दूसरे को देख भी पाते। बहुत बेहद खुशी है और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सर। चलिए धन्यवाद बालाजी। डॉक्टर बाला लखेंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपने विचार शेयर किए। और कोई मित्र कहना चाहें? हेलो, नमस्ते सर। जी। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। सर मेरा सवाल रमेश गुरुजी से है कि जो शिक्षा नीति जयवीर सिंह है, पूना से हैं, शोधार्थी हैं वहाँ। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जो शिक्षा नीति 2020 अभी आ गई है, हमारे जो मतलब बच्चे हैं उन पर इसका कितना ज्यादा मतलब उपयोगी रहेगी? क्योंकि आज कोई भी बच्चा चाहे कितना भी गरीब हो, अगर उसके पास मोबाइल भी नहीं है तो वो अपने मित्र के किसी न किसी के मोबाइल से चिपका हुआ तो है जरूर, कोई अछूता तो नहीं रहा। तो क्या यह शिक्षा नीति जो मातृभाषा में पढ़ाई होगी, क्या बाल साहित्य की ओर हमारे बच्चे जा सकते? ये मेरा सवाल है। और ये दयानंद जी का सवाल था क्या ये? जी गुरु जी सर। देखिए, मैं किसी भी तकनीक का विरोधी नहीं हूं। मुझे याद है कि जब मेरे सामने टीवी आया था और उसको इडियट बॉक्स बोलते थे कुछ लोग, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, सूचना की क्रांति के तहत ये चीजें ली गई। टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर मैंने लगातार हर सप्ताह बाल साहित्य के कार्यक्रम किए। इधर जो बात ई बुक्स की चल रही है उसका अपना महत्व है। इनकी जो उपयोगिता है उन उपयोगिता पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इनका जो दुरुपयोग है
उस पर जरूर बात की जा सकती है। पुस्तक के बारे में अगर आप बात कहें, हमें कहा जाता था, देखिए बहुत सारी पुस्तकें ऐसी है जो गंदी, वो गंदी शब्द दिया जाता है, गंदी होती है, उसको पीत पुस्तकें भी कहते थे, कुछ और भी कहते थे, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तकों में भी कुछ ऐसी पुस्तकें होती थी जो मना किया जाता था कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए। साधन कभी भी खराब तब होता है जब उसका दुरुपयोग किया जाता है, और इस दुरुपयोग करने में बड़े भी अगर पीछे नहीं रहेंगे तो बच्चे का से आप क्या अपेक्षा? तो सबसे पहले तो बड़ों को ये सोचना चाहिए कि भाई किसी भी चीज का अगर हम सदुपयोग करें, आज इसमें कोई शक नहीं, मोबाइल पर आप गूगल में देखेंगे बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, शब्दकोश जो है वो अपने हाथ में आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा साहित्य वहां से मिल जाता है। लेकिन वही बात है कि उसमें जो खराब चीज है, जो खराब डालते हैं, वो कौन लोग हैं? क्या हम बड़े नहीं हैं? वो दुनिया में कहीं पर भी रह रहा हो, वो क्यों इन चीजों को खराब कर रहा है? ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, और इसको कैसे रोका जाए? यानी कि हम वो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम जो उसका उपयोग हो सकता है उससे भी वंचित कर दे बच्चे को, ये कोई सही समझ मेरी निगाह में नहीं है। तो इसलिए जो है ना, इसको मुकम्मल तौर पर अगर हम देखें तो ये है, मेरी कई पुस्तकें ई पुस्तक के रूप में भी है, पढ़ते भी है। आज जो है ना, मैंने जो बात आज लिखी, आज जो कविता दी, वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में चली जाती है। ये भी तो लाभ है ना, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बड़ी मुश्किल से पुस्तक खोजनी पड़ती थी। लेकिन मैं आपकी बात से यहाँ तक तो सहमत हूँ कि जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी वजह से चिंता बड़ों को भी होती है, अभिभावकों को होती है, माता पिता को भी होती है। लेकिन हम सबको, संस्थाओं को भी, लोगों को भी, जो जरा से भी जुड़े हुए हैं मानव हित के साथ, उनको सोचना पड़ेगा कि इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। तो मुझे लगता है आपने सही कहा, हर नई तकनीक अपने साथ नए खतरे लेकर के आती है, इसलिए वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हर दौर में रहे हैं। निर्भर करता है जिसके हाथ में ये तकनीक है वो इसका उपयोग किस तरह से करता है। नई शिक्षा नीति केवल मोबाइल का प्रयोग या निषेध पर आधारित नहीं है, उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वहाँ बच्चों के इंटर्नशिप की बात है और बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके अलग से विस्तार से चर्चा की जा सकती है और उसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। कोई और मित्र कुछ कहना चाहें? नहीं तो फिर इसका अपन अब समापन की ओर चलते हैं। बीच में मैं सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को एक मिनट रोकूंगा। बीच में पार्टिसिपेंट्स सर्टिफिकेट जनरेट करने का प्रोसेस एक बार बता दें। सो पार्टिसिपेंट्स, वी आर गोइंग टू शेयर द फीडबैक लिंक इन फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म का एक लिंक हम चैट विंडो में शेयर करने जा रहे हैं अभी 1-1.5 मिनट के बाद। एंड ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म to kindly fill up this feedback form. There are a few questions, 7-8 मैं कहना चाहूंगा सर, माननीय डॉक्टर होदा साहब, हम लोग कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो ये बार बार कह रहा था कि आपको आपके इससे जाके आपके वेब पेज पे जाके लॉगिन करने की आवश्यकता हो रही थी, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए उसको रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कोई बात नहीं है, पहले तो माननीय भानावत सर अपना एक लिंक भेजते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आपने इस बार कहा कि आपकी साइट से होगा, जो कठिनाई हो रही थी, और फिर हमने कोशिश की। जी मैं समझ गया, हमने कोशिश की कि एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन हो, बट इस फीडबैक फॉर्म और सर्टिफिकेट का उस रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक इन्हें गूगल फॉर्म के तरह से शेयर किया है चैट विंडो में। सिर्फ मैं एक बार ब्रीफ करना चाहता हूँ, जो टेक्स्ट चैट विंडो में भी पेस्ट कर दिया गया है, कि ये फीडबैक फॉर्म जो है इसे फिल करें। इसमें प्राइमरीली आपका नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अगर इस वक्त आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं, किसी स्कूल, कॉलेज या किसी और कंपनी से, तो जो भी आपकी लास्ट कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई कंपनी, उसका नाम डाल सकते हैं। तो अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और अपनी ईमेल आईडी, ये 3 चीजें बिल्कुल करेक्ट लिखें। बेस्ड ऑन दिस
ये जो फीडबैक फॉर्म भरेंगे इसमें से आपका नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पिक करके एक पीडीएफ सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा। जो सर्टिफिकेट, वो ईमेल आईडी जो आप अभी लिखेंगे इस फीडबैक फॉर्म में, उस पे आपको पीडीएफ अटैचमेंट ईमेल हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस आपके फीडबैक फॉर्म जमा करने के 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। ये रूम अगले 15-20 मिनट खुला है। अगर आप में से किसी को कोई डिफिकल्टी उस सर्टिफिकेट के मिलने में होती है तो आप अपना नाम और अपना ईमेल आईडी इसी चैट विंडो में लिखें। इमीडिएट हमारी टीम जो बैकएंड पे काम कर रही है वो चेक करके आपके सर्टिफिकेट का लिंक आपको देने में मदद करेगी। लेकिन आइडियली 99.9% इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे, 3 चीजें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपका नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम एब्रिविएशन में लिखे, छोटा लिखे। बहुत बड़ा लिखेंगे तो शायद वो 2 लाइन में जाए तो दिक्कत हो। और आपकी ईमेल आईडी में अगर कोई गलत कैरेक्टर आ गया तो आपकी मेल इधर उधर बाउंस हो सकती है। तो ये 3 चीजें लिखें। फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है। मीनवाइल हमारा डिस्कशन जारी प्लीज। और कोशिश करें कि अगर आपके पास जीमेल की आईडी है तो आप जीमेल की आईडी लिखें। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी या आपकी प्रायर ऑर्गेनाइजेशन रही होगी जिससे आप कनेक्टेड हैं, उसका नाम आप लिख सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। रावत सर प्लीज कंटिन्यू। साहब, कोई और मित्र कोई अपना ऑब्जर्वेशन या सवाल हो तो संक्षेप में पूछ सकते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दयानंद कादरण हरियाणा से। आज का जो ये वेबिनार है ये बहुत ही लाभप्रद रहा है। इसमें बाल साहित्य के बारे में जो हमारे देविक रमेश जी हैं, जिनकी कविताएं हमें पुस्तकों में मिलती थी, उनका हमें जो सजीव प्रसारण इस वेबिनार के माध्यम से उसका लाभ हमें मिला। इसके लिए हम बानावा जी के और कम्युनिकेशन टुडे के और जो हमारा संस्थान जो मेजबानी करा उनके हम बड़े आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कोई और मित्र? दयानंद जी नारनौल हरियाणा से हैं और पत्रकारिता पर आपकी काफी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कोई और मित्र कुछ कहना चाहें? जिन मित्रों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, वो जो हमने रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको भेजा है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो अभी जो स्थिति है 137 नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन का एक उसमें लिखा हुआ आएगा, उसे क्लिक करें और जो वो सवाल पूछ रहा है उस फॉर्म में भर दें। तो आपको एक आईडी नंबर जनरेट होगा। तो एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, अगली बार आईडी नंबर और पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते हैं, उसके आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बार बार ज़रूरत नहीं है। तो एक हमारा डेटा तैयार हो जाएगा और उसका परिणाम देखिए, अभी लगभग 170 मित्र इस पर जुड़े हुए हैं। तो ये एक टेक्निकल थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट है, शुरू की टीचिंग प्रॉब्लम है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फीडबैक फॉर्म कोई रजिस्टर्ड नहीं भी हुआ है तो भी भर सकते हैं और सर्टिफिकेट उनको जनरेट हो जाएगा। वेबिनार खत्म भी हो जाए तो भी आप इस रूम को नहीं छोड़ें और अपना फॉर्म जब तक आपका फिलअप होता है तब तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो टेक्निकल टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारी अगली वेबिनार जो है वो 16 नवंबर को है। 16 नवंबर भारत में प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। इस दिन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी और पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अनिल कुमार राय, जो आजकल राजस्थान में सीकर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हैं और इसके पहले वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में हेड प्रोफेसर और डीन रह चुके हैं। तो वो हमारे साथ में होंगे। एक इंडिया टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट है राजस्थान के, मेरे विद्यार्थी हैं आनंद चौधरी, जिनको पिछले वर्ष रामनाथ गोयंका पुरस्कार भी मिला था, वो भी होंगे। और एक आईटी एक्सपर्ट के रूप में प्रोफेसर हुडा का हम उसमें विशेष व्याख्यान सुनेंगे। तो 3 एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे 16 नवंबर को शाम 5:30 बजे। 5 से 5:30 हम गपशप के लिए रखते हैं ताकि एक दूसरे से परिचय हो जाए। औपचारिक शुरुआत 5:30 होगी और ये रूम 5 बजे ओपन हो जाएगा। लिंक, यदि हुडा साहब मैं सही हूँ तो लिंक सेम रहेगा? जी हाँ, ये लिंक जो है अभी जो आपने जिस लिंक से ज्वाइन किया है, ये लिंक आने वाली सारी वेबिनार्स के लिए ये लिंक रहेगा। तो आप उस दिन जुड़ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से या हुडा साहब से बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कोई और मित्र यदि बात अपनी कर रहे हो, नहीं तो हम फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए आयुषी सचदेव चोपड़ा, जो मास कॉम डिपार्टमेंट के हेड हैं भारतीय विद्यापीठ, उनसे अनुरोध करूंगा मैं कि वो धन्यवाद दें।
Very good evening, sir. Very good evening to all the dignitaries. Firstly, I would like to thank all the dignitaries and Sanjeev Bhanawat sir for inviting me, for giving me this opportunity to give vote of thanks. Thank you is one such mighty prayer which says it all. So with all my due regards, I would take this opportunity to thank the expert speaker, Professor Divik Ramesh Sirji and Dr. Alka ma'am. Thank you so much for giving us time and joining us. I also take the opportunity to pay my gratitude, my thanks to Professor Sanjeev Bhanawat sir, MN Huda sir for visualizing this flexible great learning series and inspiring to our best. Also, I pay my deep regards to my co-team members, Usha ma'am, Priyanka ma'am, Sunil sir, and my technical team without whom it won't be possible, Pushpendra sir and Preeti ma'am. Thank you so much. Thank you to all the dignitaries from all around the corners and nooks to join us and sparing us time. I hope to and wish to see you all in the upcoming webinars. Thank you so much. I would request Priyanka ma'am to please give e-certification to our expert speakers for today's webinar. Priyanka ma'am, please share the e-certificate. Professor Divik Ramesh sir, this is a token of gratitude from our end for you for sparing us time, for giving such an inspiring and such a learning lecture to us. Priyanka ma'am, I request you to share the e-certificate. Hello. So, sir, this certificate is not for the purpose of certification. This is just a remembrance that Professor Divik Ramesh has been a part of this fantastic webinar and made us know many things. Thank you so much, sir. Your e-memento as well, Priyanka, please. Please share the e-memento as a token of gratitude from Communication Today and Bharatiya Vidyapeeth. We give you this e-memento as a token of gratitude. Please accept the same, sir. Thank you so much, sir. This is the time of digital era, so we are switching everything to digital domain, online. I now request Priyanka ma'am to please share the same for Dr. Alka ma'am, e-certificate and e-memento for Dr. Alka ma'am. It was really a great learning session for all of us. So, Dr. Alka, great experience, and particularly when you shared experience related to your own kid. That's wonderful. And you rightly said that giving book is not sufficient. We have to create that mesmerizing environment by reciting those stories so that he or she should develop interest in it. And that's what Nani Ma, Dadi Ma and elders did with us when we were in villages. Probably we are missing those days. So this certificate is again part of that remembrance. And e-memento, please. Priyanka ma'am, please share the e-memento. Dr. Alka ma'am, please accept the e-memento as a token of gratitude from Communication Today team and Bharatiya. Thank you for giving us that, ma'am. And we'll be sharing these certificates and e-mementos on your mail ID. You can keep its printout or maybe soft copy in your record. Thank you so much. Thank you all the dear participants. I now request you to please fill up the feedback form link which has been shared on the chat window. Also generate your certificate of participation. You all are requested to please try once and register for the upcoming webinars. All those who have generated their certificate of participation are requested to leave the window, and other participants kindly try fill up the Google form. Give your email ID, Gmail ID and fill in the correct details to generate your certificate of participation for today's webinar. Those participants who are facing any issue or concern may write your name and the concern that you are not able to generate your feedback form. Our team will give you the drive link in the chat window itself. टेक्निकल टीम से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि रिकॉर्डिंग ऑन हो तो उसको भी आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें।